इतना ध्यान रखिए, पढ़ना मजबूरी नहीं है, पढ़ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ये आपकी यात्रा है। ये आपकी वो यात्रा है जो आपको एक अलग मुकाम पर लेकर के जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र करोड़िया स्वागत करता हूँ आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या आपके किताब में जो नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ये जो चैप्टर हैं उसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज की हमने क्लास को सिर्फ इंट्रोडक्शन के मोड में रखा है। आज क्या करेंगे कि हम आपको चैप्टर के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे और इसके आने वाली क्लासों में आगे हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप करके पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने प्रीवियस ईयर के सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको हमने उठाया है और उनमें से क्या किया कि फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन उन सबको फिल्टर आउट किया है और आपके इस फर्स्ट चैप्टर को हमने उस क्वेश्चन आंसर के साथ साथ में नोट्स के फॉर्मेट दोनों को मिक्स करके एक पैटर्न बनाया। उस पैटर्न के अनुसार हम आपके साथ में वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ऐसे में क्या है कि आपके पिछले जितने भी सालों में आ रहे सारे के सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे और आने वाले क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी को भी लेकर के चल रहे साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज से हमारा पहला टॉपिक। तो शुरू करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका आईवीसी, इट वाज अ चांस डिस्कवरी 1826 में चार्ल्स मेसन। चांस डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ कि हमें पता नहीं था कि यहाँ पर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को इंडिया में अपना ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत तेज़ी से रफ्तार देनी थी। गुड्स को एक जगह से दूसरी का ट्रैवल करने के लिए बहुत स्पीड बढ़ानी थी उनको, मतलब उनको क्या करना था कि ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड को फास्ट करना था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि इंडिया में हम रेलवे लाइन बिछाने का काम करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ये जो हड़प्पा जो डिस्कवर हुआ है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ पर रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तो खुदाई करते करते क्या है वहाँ से ना एक कुछ ना ईंटें मिली, ज़मीन के अंदर से दबी हुई ईंटें मिली और फिर पता चला यहाँ तो पूरा पूरा गाँव, जैसे एक घर मिला फिर पता चला पूरा पूरा गाँव है। तो हुआ क्या कि रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था और एक्सीडेंटली बाय चांस हड़प्पा की हड़प्पा की डिस्कवरी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 1826 है। हड़प्पा की प्रॉपर डिस्कवरी आपकी 1921 में होगी। मतलब इनको ये पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ दबा हुआ है ज़मीन में, मतलब पहला साइन मिल चुका था कि यहाँ पर ज़मीन के अंदर कुछ दबा हुआ है। तो 1826 में चार्ल्स मेसन के टाइम पर ये काम करा था वहाँ पर। तो चार्ल्स मेसन के टाइम पर ये बाय चांस डिस्कवर हो गया कि यहाँ पर कुछ ज़मीन के अंदर कोई शहर दबा हुआ है, कोई गांव दबा हुआ है। और फिर उसके बाद में ना इस पर बहुत लंबे समय पर काम चलता रहता है और 1921 का ये समय होता है, 1921 का ये टाइम पीरियड होता है। और इस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, जो ये सारे के सारे क्या बोलते हैं इसको, एंशंट जितने भी सामान मतलब जो डिस्कवर करते हैं साइट्स को, उनमें जो स्पेशलाइजेशन जिसका काम उसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उस समय पर है ना 1921 में जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था, ASI जो था, इनके डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल की लीडरशिप में दयाराम साहनी को बोला कि आप यहाँ पर काम करो और पता करो कि यहाँ पर है क्या। तो 1921 में दयाराम साहनी इन्होंने क्या किया कि आपके डिस्कवर कर लिया, खोज लिया। किसको खोज लिया? हड़प्पा को खोज लिया कि भाई हड़प्पा नाम की एक जगह है जो यहाँ पर ज़मीन के अंदर दबी हुई है। अब आप बोलोगे कि सर हड़प्पा कैसे मिल गया? भाई हड़प्पा मिला तो नाम कैसे गया? तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आपकी अगली क्लास में। क्या होता है कि किसी भी एंशंट साइट को जब किसी का नाम इस आधार पर देते हैं कि जहाँ पर जिस जगह की खुदाई है उसके पास में नज़दीकी गाँव कौन सा है या फिर वो कौन से गाँव के अंदर आता है, तो पास में हड़प्पा गाँव था तो उसका नाम हड़प्पा रख दिया। ठीक है, तो 1921 में हड़प्पा। फिर उसके बाद में आपके ऑफिशियली 1924 में जॉन मार्शल ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं क्या? इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोला इसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ढूंढ तो लिया इन्होंने हड़प्पा, लेकिन हड़प्पा तो शहर मिला है ना, पूरा का पूरा एक होती है सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता है, मतलब इंसानी बस्ती है, इंसान यहाँ वहाँ एक ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, मानव बस्ती वहाँ पर रहती थी, पूरी की पूरी सभ्यता थी वहाँ पर।
तो ये इनको आइडेंटिफाई करने का कि धीरे धीरे और भी साइट्स मिलती गई। जब और भी साइट्स मिलती गई तो पता चला कि ये एक गांव नहीं है, एक गांव का क्लस्टर नहीं है ना, बोला कि यहाँ पर बहुत सारे शहर थे और ये सारी के सारी ना एक ही रिवराइन के आसपास में है। और वो कौन सी नदी थी जिसके आसपास में सारे के सारे बसे हुए थे? वो थे इंडस रिवर की वैली, मतलब सिंधु घाटी की, सिंधु नदी की जो घाटी है उस घाटी के आसपास सारे बसे हुए हैं। तो इसलिए बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर हम ये बोलेंगे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है 1924 में, उस समय के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो होते हैं वो अनाउंस करते हैं इनको। ठीक है, अब बात यहाँ तक आ चुकी है तो थोड़ा आगे बढ़ जाते, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रखेंगे, ज़्यादा डिटेल। ठीक है, तो बोला कि ये जो आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, तो बोला कितना बड़ा है, कि मतलब पता तो होना चाहिए ना भाई, इसके नॉर्थ में कहाँ तक है, साउथ में कहाँ तक है, ईस्ट में कहाँ तक है और आपके वेस्ट में कहाँ तक है। तो आते हैं हमारे अगले टॉपिक के पॉइंट की तरफ, वो है ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। बोला कि ना भौगोलिक रूप से आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी बड़ी है। तो बोला कि अगर हम है ना भारत देश, जैसे आपको क्या करूँगा कि अभी मैं ग्राफिक डाल दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद में, तो आप देख लोगे पूरे बोर्ड पर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते पहले। तो बोला कि जितना भी सेटलमेंट जहाँ तक ये फैला हुआ है, तो बोला कि इंडस वैली के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में जो पॉइंट है वहाँ पर आपको मिलेगा मांडा। उस जगह का नाम क्या है? और मांडा जो जगह है वो आपके चेनाब नदी पर है। मांडा कहाँ पर है? चेनाब नदी पे। और ये चेनाब नदी कहाँ पर है? चेनाब नदी है जम्मू एंड कश्मीर में। तो बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सबसे ऊपर की जो साइट सेटलमेंट है वो आपकी कहाँ पर है? वो बोला कि जम्मू कश्मीर की चेनाब नदी पर मांडा जगह है जो आपकी इंडस की साइट है। दूसरा बोला कि अगर ये उत्तर में है तो बोला कि इसके ईस्ट में कौन सबसे एकदम एक्सटेंशन में कौन है? तो बोला कि एकदम इसके ईस्ट में है आपका आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ है? ये बोला कि ये आलमगीरपुर जो जगह है वो आपके हिंडौन नदी, कहाँ पर है? हिंडौन नदी पर है। और ये बोला हिंडौन नदी कहाँ पर? यूपी में। बोला कि एकदम ईस्ट में यूपी में हिंडौन नदी है और उस हिंडौन नदी के पास में जो शहर है, जो सेटलमेंट है, जो साइट है, उसका नाम है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, फिर आते हैं आपके साउथ की तरफ में, क्लॉकवाइज ही चलते सारा का सारा ताकि आसानी रहे। तो बोला कि दूसरा आ गया, तो बोला कि साउथ में है सर दाइमाबाद। क्या है साउथ में? साउथ में है आपका दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है? दाइमाबाद है आपकी प्रवरा रिवर पर। कहाँ पर? प्रवरा रिवर। थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है। तो बोला कि साउथ में जो सबसे नीचे जो साइट है वो है दाइमाबाद, और दाइमाबाद में कहाँ पर है? प्रवरा नदी पर है, ठीक है। और बोला कि प्रवरा नदी कहाँ पर है? वो है आपके स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो हमने नॉर्थ, ईस्ट और साउथ कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेटलमेंट की तरफ। तो बोला कि एकदम इसके वेस्ट में कौन सा सेटलमेंट है? तो बोला इसके एकदम वेस्ट में है सुतका गेंदौर। और बोला सुतका गेंदौर कहाँ पर है? बोला कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर एक है ना आपका समुद्र तल है। तो बोला कि वहाँ पर उस जगह का नाम है मकरान कोस्ट, ठीक है ना। तो बोला कि पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर है मकरान कोस्ट, और उस मकरान कोस्ट के वहाँ पर है ना एक नदी जिसका नाम है दस्त रिवर। दस्त, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं दस्त, ठीक है ना। तो बोला कि दस्त रिवर पर पाकिस्तान में जो आपका सेटलमेंट है वो कौन सा है? सुतका गेंदौर। एकदम कॉर्नर पर है, मतलब ईरान के और पाकिस्तान की बॉर्डर ही लग रही है वहाँ पर है। तो ये था कि ज्योग्राफिकली कितना बड़ा फैला हुआ है। आगे की तरफ में तो बोला कि फेजेस, हाँ ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हड़प्पा कोई एक समय का कालखंड नहीं है। हड़प्पा को क्या किया कि इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया। पहला है आपका अर्ली हड़प्पा, फिर उसके बाद में आएगा मैच्योर हड़प्पा, और फिर लास्ट में आएगा लेट हड़प्पा, ठीक है ना। तो इसको बोला कि अर्ली, मैच्योर और लेट हड़प्पा में इसको इतना आपके जो कहते हैं कि ये इतना क्लासिफाइड क्यों कर रखा है? क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल, इनके काम करने का तरीका, इनके रहने का जो सेटलमेंट है उसमें भी डिफरेंशिएशन है, वेरिएशन है। उसको हम आगे आने वाली क्लासों में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप सिर्फ शॉर्ट में ये देख लो। क्या बोला कि अर्ली हड़प्पा का फेज कितने समय का है? 3500 BCE से लेकर के 2600 BCE। इसको भी क्या करेंगे, जो पहली क्लास लेंगे तो मैं आपको वहाँ पर BCE, CE, AD, C डॉट,
बीपी बिफोर प्रेजेंट सारा डिस्कस करूंगा। ये टाइम फ्रेम को डिसाइड करता है। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका साल 2024, तो बोला कि ये 3500 BC है, मतलब 2024 आप आओगे यहाँ पर 0 और यहाँ से ना 3500 साल पीछे, तो ये 35 और ये 2000, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 35 और ये हो गया 55, क्या हो गया, मतलब 5500 साल, आज से 5500 साल पुरानी बात हो गई ये, ठीक है ना। तो वो है तो BC वाला। तो बोला कि अर्ली हड़प्पा का फेज कौन सा है, 3500 BC से लेकर 2600 BCE। फिर आगे आते हैं हम मैच्योर हड़प्पा। तो बोला कि मैच्योर हड़प्पा का टाइम क्या है, मैच्योर हड़प्पा का टाइम है 2600 BCE से लेकर के 1900 BCE, ठीक है। और लास्ट में आपका है लेट हड़प्पा, और इसका टाइम पीरियड कितना है, 1900 से 1300 BCE। और हम जो पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये है आपका मैच्योर फेज, ये वाला। तो हमें सिर्फ ये पढ़ना है। हाँ, इसके बारे में हम आपको क्या करेंगे कि इंट्रो दे देंगे, समझा देंगे, बता देंगे, लेकिन हमें पढ़ना पूरा का पूरा ये बीच वाला मैच्योर फेज वाला है, ठीक है। तो अब करते हैं इसके आगे वाले। तो हमारा अगला पॉइंट है अर्बन सेटलमेंट या टाउन प्लानिंग। तो बोला कि जैसे इंडस वैली को हमने क्या बताया कि ये मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पा है। तो ऐसे में ना, जब मैच्योर फेज में हमने सारी बातें कर ली, अब थोड़ा सा इनकी बसावट के बारे में बात करते हैं, मतलब इनके रहने का तरीका, रहन सहन का तरीका कैसा है। तो पहला पॉइंट आया हमारे पास में अर्बन सेटलमेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, रूरल सिविलाइजेशन नहीं है, मतलब एक शहरी व्यवस्था है। और जब आप किसी शहर में रहते हो तो आपको पता है कि वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब इतनी जनसंख्या है तो इनको रहने के लिए घर भी चाहिए, और इनके रहने के लिए घर, आप देखोगे कि गाँवों के घरों की बनावट और शहरों के घर की बनावट में एक फ़र्क होता है। फ़र्क ऐसा कि गाँव में क्या होता है कि ज़मीन बहुत सारी, बहुत बड़ी थी, तो जैसा घर बना वैसा बना लिया, छोटा बड़ा, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। लेकिन शहरों में क्या होता है ना कि शहरों की डिमांड अलग है, मतलब आप शहरों में रहते हो जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़मीन कम है आपके पास में, तो क्या होगा, आपको पूरा का पूरा वेल प्लानिंग से चलना पड़ेगा। क्या कि जैसे क्या होगा कि घर की बनावट ऐसी होगी कि रहने के, मतलब सोने के लिए अलग कक्ष है, खाना पकाने वाला अलग है, घर में कोई सेपरेट रूम अलग से है, घर में पानी की व्यवस्था अलग है। और इन सब के बियॉन्ड आप शहर में रहते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शहरों के अंदर हाइजीन की, सैनिटेशन और हाइजीन की। तो इस अर्बन सेटलमेंट की सबसे बेस्ट जो यूनिक फीचर है वो है इनका टाउन प्लानिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल ड्रेनेज सिस्टम, और सारे का सारा ये। तो बोला कि घर के अंदर जितना भी वेस्ट वाटर होगा उस वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज कैसे होगा, ये भी सारा का सारा इस टाउन प्लानिंग के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है। घर के अंदर खुद का, जैसे हम मोहनजोदाड़ो को जब डिस्कस करेंगे देखेंगे कि हर घर के अंदर सबका अपना पर्सनल कुआं है, हर घर का अपना कुआं है जो उस घर के अंदर है। इसके अलावा घर के अंदर नहाने के लिए लेट बाथ अलग बने हुए हैं, नहाने के लिए अलग बना हुआ है, शौच करने के लिए शौचालय अलग बना हुआ है। उस शौचालय को आज की तरह, मॉडर्न डे की तरह उसका है ना प्रॉपर है ना डिस्चार्ज होता है। उनका सीवरेज लाइन बनी हुई है जहाँ से वो सारा का सारा जो है ना ह्यूमन फिक्कल होता है सारा का सारा वो वहाँ से निकलता है, सारी की सारी व्यवस्था है। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपके टाउन प्लानिंग, शहर बनाया कैसे से, घरों की बनावट कैसी है, घर के दरवाजे किस तरह में खुलते हैं, घर का अंदर का वेस्ट वाटर बाहर कैसे जाता है, और सारा का सारा बस्ती कैसे, आपका अर्बन सेटलमेंट। दूसरा आते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग को सर्वाइवल करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है उनकी भोजन की। जो भी वेजिटेरियन फूड जो होगा कि उनकी भोजन की ज़रूरत है, उसको आगे वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी करके एक अलग से क्वेश्चन लेंगे हम। तो बोला कि एग्रीकल्चर क्या क्या करते हैं, जैसे व्हीट है, बार्ले है, ठीक है ना, बाजरा है, सरसों है, सरसों तो चिकपीस है, तो ये सारी चीज़ें का वो खेती बाड़ी करते हैं, तो वो हुआ। और फिर आते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करना क्यों जरूरी, क्यों अगर आप खेती बाड़ी करोगे तो बहुत सारे काम में आपको इन जानवरों की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे हम इसको देखेंगे कि वो कालीबंगा वाला एक एग्जाम्पल मिलेगा, वहाँ से जब खेती बाड़ी का डिस्कस करेंगे ना एग्रीकल्चर वाला, तो वहाँ एकदम डिटेल में करेंगे। अभी बस ये इतना समझ लो कि हम इसको इंट्रोडक्शन के मोड में। तो बोला कि एग्रीकल्चर क्या करते थे, कौन सा करते थे, हम ये भी बताएंगे क्या कि कौन सी जगह पर आपके ना बाजरा उगाया जा रहा है और कौन सी जगह पर गेहूं उगाया जा रहा है और कहाँ पर बारले, ताकि पता रहेगा कि कौन सी जगह पर किस चीज़ की खेती होती है।
और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का कैसे पता चला, इसको भी आने वाले चैप्टर में टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चला कि वहाँ पर वही जानवर था और जानवर को वहीं पर बांध करके। सोशल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोला कैसे पता चला कि उनका सोशल स्टेटस कैसा है, मतलब कि हड़प्पा के लोग अमीर थे, क्या हड़प्पा के लोग गरीब थे, क्या सारे लोग अमीर थे, क्या सारे लोग गरीब थे, क्या सोसाइटी के अंदर ऐसा डिवीजन था कि कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं, और कैसे पता चल जाएगा कि ये परिवार के लोग अमीर हैं उस परिवार के लोग गरीब हैं। अभी हमने बताया ना, ये लगभग बात कब की है, ये मेच्योर फेज है ना 2600 BC से लेकर के 1900 BC। आप तो उसको मान करके चलो भाई 2600 BC, वो 2600 साल और ये 2024, कितना हो गया 4600 साल पुरानी बात है। हमें तो कोई ये पूछ लेना कि आज से 50 साल पहले नागौर में कैसे, हमें नहीं पता कि मतलब जिस भी शहर की हम बात करेंगे तो हमें नहीं पता कि आज से ना 50 साल पहले उस शहर के लोग अमीर थे गरीब थे, कौन सा परिवार के लोग अमीर थे, नहीं पता ना। लेकिन हम पता कैसे कर लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ मटेरियल रिमेन मिलेगा, ऐसी कुछ ना चीज़ें मिलेगी जो हमें ये बताने पर मजबूर करेगी कि इस परिवार के लोग अमीर हैं इस परिवार के लोग गरीब हैं। जैसे कि उनके वहाँ पर है ना जो ज्वेलरी ऑर्नामेंट मिलेगा मोती मन के, उससे पता चल जाएगा। इसके अलावा उनके घरों में जो डेकोरेटिव सामान होगा, जो बर्तन मिलेंगे उस बर्तन से भी पता कर लेंगे कि हाँ इस परिवार के लोग अमीर हैं और इस परिवार के लोग गरीब हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस है जो इस बात की ओर इशारा कर देगी क्या कि इनके बीच में सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस में वेरिएशन। आते हैं हम आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन में। ये हो गया हमारा, ये हो गया क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो हड़प्पन्स का एक वन ऑफ द मतलब स्किल है। क्या था कि उनको है ना क्राफ्ट की नॉलेज थी, जैसे ना कि ले लिया सी सेल्स ले लिया, समोसा सेल्स लिया, उसमें कटिंग करी, उसमें डिज़ाइन किया और फिर उनका एक ज्वेलरी ऑर्नामेंट बना दिया। और ये जो चीज़ें होती थी ये सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा के लोगों में नहीं बेचा था, इसके बियॉन्ड ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करता था, विदेशी व्यापार भी करते थे ये लोग, तो इनके द्वारा बने हुए बाहर भी जाता था। तो इसको भी डिटेल में करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर सिर्फ वहीं पर था कहीं और पर नहीं था। इसको आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, अभी मैंने बताया इसी से जुड़ा हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर आते हैं सील्स स्क्रिप्ट और वेट्स। सील स्क्रिप्ट और वेट का सिंपल मैं शॉर्ट बताता हूँ। सील्स का जो मेन काम है ऑथेंटिकेशन का काम होता है, स्क्रिप्ट का वही वाला है क्या कि लिखा हुआ क्या है पता करना पढ़ना सारा का सारा काम कोई। और वेट्स तो आपको पता ही है कि आप जो भी सामान खरीदोगे या बेचोगे या तो आप इसका वजन करोगे या फिर इसको मापोगे। ज़्यादातर सामान जो होता है जैसे मान लो गेहूं हो गया, कुछ भी XYZ होगा खाने पीने का सामान है, उसका तो आपको वेट करके ही देना पड़ेगा ना। तो वेट वाला सिस्टम क्या, फाइनल लास्ट में हम पढ़ेंगे आपका जो होगा कि वो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, क्यों हुआ। और इसमें ना कोई बहुत सारी थेरीज है, मतलब कोई जितने भी है ना अलग अलग हिस्टोरियंस है सबका अलग अलग मानना है, किसी में कंसेंसस है ही नहीं। मतलब कोई कहता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ कि हड़प्पा का डिक्लाइन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि फ्लड थियरी, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी बाढ़, एकदम से बाढ़ आई और इस बाढ़ की वजह से क्या कि पूरा का पूरा गांव डूब गया और यहाँ के लोग इस जगह को छोड़ करके चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनका एक और अलग तर्क है, वो कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन थियरी, मतलब कहते हैं कि आर्य जो लोग आए थे उन्होंने इन पर अटैक किया, ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, ये बाकी के जो लोग यहाँ से चले गए। तो सबका अपना तर्क वितर्क है, इसको हम आगे एकदम ग्रेट डिटेल में करेंगे कि कौन से हिस्टोरियन ने कौन सी बात बोली है और उसने क्या एविडेंसेस दिए। तो ये था हमारा आपकी इंट्रोडक्शन क्लास जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। इसके बाद में हम आने वाली क्लासेस में करेंगे टॉपिक से टॉपिक लेकर के चलेंगे ताकि आपके वो सारे सवाल कवर हो जाए जो आज तक पूछे गए हैं, और उन सवालों के आने की पॉसिबिलिटी भी हम इसमें कवर कर लें जो हो सकता है कि आपके अगले साल 2025 में जो आपका बोर्ड होगा, ठीक है, ताकि आपको उसमें कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं जाए। हम आपको एक से एक डिटेल में लेकर चलेंगे जहां पर आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ताकि आप कह सकते हो कि हमने रविंद्र सर की क्लास ली थी आर्ट्स अकेडमी पर, हमारे सारे सवाल हुए हैं जहाँ पर लिए थे उन्होंने वो सारे सवाल कवर करवा रखे हमारे, तो आपको कहीं नहीं। देखो पढ़ना आज से ही शुरू कर देना है। ये मत सोचो कि हमारे पास में 8 महीने 6 महीने हैं। आप क्लास 12th में हो, आपके 3 किताबें, एंशिएंट की किताब है, मिडिवल की किताब है, मॉडर्न इंडिया की किताब है, ठीक है। इसमें आपके 12 चैप्टर्स है, बहुत बड़े बड़े सिलेबस है, एक एक चैप्टर 25-25 पेज का तो चैप्टर है, उससे छोटा तो एक भी चैप्टर नहीं है।
इसके अलावा आप ये सोचो आपका सिलेबस कितना बड़ा, आप ये मत सोचो कि 12 चैप्टर है। आपको एंशिएंट पीरियड पढ़ना है, आपको मिडिवल पीरियड पढ़ना है, आपको मॉडर्न पीरियड पढ़ना है, और इन सब के बियॉन्ड आपके दूसरे सिलेबस भी तो है ना, दूसरे सब्जेक्ट भी तो आपने ले रखे हैं। किसी का ज्योग्राफी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, इंग्लिश लिटरेचर भी होगा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा कि हमें आज से ही पढ़ना शुरू कर देना है। तो इतना ध्यान रखिए, पढ़ना मजबूरी नहीं है, पढ़ना कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, ये आपकी यात्रा है। यह आपकी वो यात्रा है जो आपको एक अलग मुकाम पर लेकर के जाएगी। आप यहाँ से, आपको आज कोई पढ़ा तो रहा है, आप जैसे 12वीं पास करके चले जाओगे ना, के कोई पूछने वाला नहीं है। कॉलेजेस में कहीं क्लासें नहीं लगती है। हाँ, अगर आपने CUT फाइट करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो आपके नसीब अच्छे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सच में पढ़ाई होती है, वहाँ पर क्लासें लगती है, वहाँ पर इंटरनल असेसमेंट होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, आपसे ना सिनॉप्सिस जमा करवाई जाती है, थेसिस जमा करवाई जाती है, थेसिस चेक की जाती है। तो ये क्या है ना कि आप इसको यात्रा, अपनी यात्रा की तरह समझो कि आपकी एक लंबी यात्रा है, और यहाँ पढ़ा हुआ आपके काम आएगा। मान लो कि आपने कोई स्टेट PCS दिया, मान लो कि आपने राजस्थान का RPSC का बोर्ड का, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का दिया, या आपने UP PCS का एग्ज़ाम दिया, या फिर मैं कहता हूँ कि आपने UPSC का एग्ज़ाम दिया, तो उस वहाँ पर भी ना आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आती है, क्लास 12th की हिस्ट्री आती है आपकी पूरी की पूरी, वहाँ पर वापस रिपीट होगी आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। तो ये मत समझना कि मुझे तो सिर्फ है ना 1 साल के लिए पढ़ना है, ये आपकी एक लंबी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है अब यहाँ से। तो आपको चलना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।